एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हिंदी व्याकरण की शुरुआत ही शब्द भेद से होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शब्द की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। या फिर दूसरी परिभाषा इस तरह से भी है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, घर, कार, रोटी, कपड़ा आदि। इन शब्दों को अगर आप ध्यान से देखें तो इन शब्दों की जो रचना है वो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। यानी वर्णों का ये मेल भी सार्थक है जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। जैसे घर यह शब्द है, इसका अर्थ है रहने की जगह या स्थान, यानी यह शब्द सार्थक है, इसका अर्थ निकलता है। लेकिन उसी घर इस शब्द को अगर हम उल्टा करके पढ़े तो रग हो जाता है, और रग इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, यह शब्द निरर्थक है। यानी शब्द की रचना तभी हो सकती है जब वर्णों का ये जो मेल है वो सार्थक हो। चलिए अब बढ़ते हैं शब्द के भेद की तरफ। अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद है। सबसे पहले देखते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द की परिभाषा क्या है? जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी यह शब्द, घर यह शब्द, रोटी यह शब्द। और निरर्थक शब्द की अगर परिभाषा देखें तो जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द की परिभाषा जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। उदाहरण में देखिए, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती हैं, खाते हैं। अब देखते हैं अविकारी शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। या फिर ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे अविकारी शब्द होते हैं। अब अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। उदाहरण देखते हैं। यहाँ अभी, किंतु, परंतु और तथा। प्रयोग की दृष्टि से अगर देखें तो शब्द के 8 भेद हैं। पहला भेद है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, पांचवा है क्रिया विशेषण अव्यय, छठा है संबंध बोधक अव्यय, सातवां है समुच्चय बोधक अव्यय और आठवां विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, कमल, रजिया, दिल्ली, मिट्टी। अब कमल एक खास लड़के का नाम है, रजिया एक लड़की का नाम है, दिल्ली एक महानगर का नाम है, तो मिट्टी यह एक वस्तु का नाम है। अब देखते हैं इन्हीं संज्ञाओं का वाक्य प्रयोग। कमल पढ़ाई कर रहा है, रजिया खेल रही है, दिल्ली
एक सुंदर महानगर है। मिट्टी में ही अनाज का उत्पादन होता है। अब इन वाक्यों में अगर आप देखें तो कमल, रजिया, दिल्ली, मिट्टी, ये सारी संज्ञाएं हैं। अब बढ़ते हैं शब्द के दूसरे भेद की तरफ। सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। किसी भी वाक्य में संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, वह, वो, हम, तुम, मैं, तुम्हारा। अब देखते हैं इन सर्वनामों का वाक्य प्रयोग। हम लोग आज घूमने जा रहे हैं। मैं बाजार जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अब इन वाक्यों में हम, मैं, तुम, ये सारे सर्वनाम हैं। शब्द का तीसरा भेद है विशेषण। विशेषण की परिभाषा देखिए। किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, या फिर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार और संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम एक युवा लड़का है। राधा एक खूबसूरत लड़की है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो युवा यह शब्द राम की विशेषता बता रहा है और खूबसूरत यह शब्द राधा की विशेषता बता रहा है। यानी यहाँ पर युवा और खूबसूरत ये विशेषण है। विशेषण के और उदाहरण देखिए। चतुर, काला, गोरा, लंबा, पतला, मोटा, दयालु, भारी, सुंदर और छोटा। अब देखते हैं इन्हीं विशेषणों का वाक्य में प्रयोग। रोहन चतुर है। मोहन काला है। राजू गोरा है। अमित लंबा है। अब देखते हैं शब्द का अगला भेद। अगला भेद है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना। अब यहाँ पर परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु के विषय में कहने के लिए जिन शब्द का प्रयोग होता है, या फिर जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या फिर किया जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, खाता है, जाता है, सोता है, गाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी क्रियाएं पुल्लिंग में हैं, यानी पुल्लिंग रूप में है। इनका स्त्रीलिंग रूप कुछ इस प्रकार होगा। खाती है, जाती है, सोती है और गाती है। और इन्हीं क्रियाओं का जो बहुवचन रूप है वो दोनों के लिए एक समान होता है, जैसे खाते हैं, जाते हैं, सोते हैं और गाते हैं। अब देखते हैं क्रियाओं का वाक्य प्रयोग। सीता मिठाई खा रही है। शान गाना गा रहा है। सिंपी नाच रही है। खाना, गाना और नाचना ये क्रियाएं हैं। शब्द का अगला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा देखिए। क्रिया का विश्लेषण करने वाले अथवा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, धीरे धीरे, तेज, वहाँ, अभी, अब, प्रतिदिन, जल्दी, रात, बहुत। अब देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ वाक्य प्रयोग। राम धीरे धीरे खाना खाता है। खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा है। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। आज कौन सी परीक्षा है? अगला भेद है संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय यानी वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। आसान भाषा में अगर कहे तो ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, के समीप, के अनुसार, के लिए। अब देखते हैं इन अव्ययों का वाक्य में प्रयोग। राम घर के बाहर है। रीता होटल के अंदर है। वह स्टेशन के
पास है। अब बढ़ते हैं शब्द के अगले भेद की तरफ। समुच्चय बोधक अव्यय या फिर उसे संयोजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक या संयोजक वह शब्द है जो शब्द बीच में आकर दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। उदाहरण देखिए, और, या, किंतु, परंतु, नहीं तो आदि। इन्हीं अव्ययों का वाक्य में प्रयोग देखिए। राम और श्याम भाई हैं। रोहन को पैसे मत देना क्योंकि वो उधार वापस नहीं करता है। शब्द का अगला और आखिरी भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक शब्द, इन शब्दों का प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाएं व्यक्त हो, जैसे खुशी या फिर दुख आदि, तो वहाँ विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। सरल भाषा में अगर कहे तो ऐसे अव्यय यानी ऐसे शब्द जिनका संबंध वाक्य के किसी शब्द के साथ नहीं होता, बल्कि ये तो शब्द केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, शोक, भय, विस्मय, ग्लानि, तिरस्कार, घृणा आदि भावों को प्रदर्शित करते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, अरे, काश, वाह। इन्हीं अव्ययों का वाक्य प्रयोग देखिए। अरे, ये तो बहुत सुंदर है। वाह, कितना अच्छा मौसम है। हे भगवान, बचाओ इस मुसीबत से। इस प्रकार शब्द का आखिरी भेद भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो चलिए आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।